जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, आप सभी को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, स्वतंत्रता दिवस आप लोग मना लिए होंगे। आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, आपके एग्जाम्स चल रहे हुए हैं। अभी रिसेंटली ग्रुप डी एग्जाम चल रहे हैं और आगामी आने वाले जितने भी आपके रेलवे से एग्जाम है सब अति निकट है मेरे दोस्त। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी प्रैक्टिस में जुट जाइए, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, जो कि आते समय एग्जाम्स आते आते आपका रिजल्ट वहाँ से 100% बन सके। तो मेरे दोस्त, इसी के बेसिस पे हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो मैथ्स के रिलेटेड है, जो बिल्कुल रिसेंटली में जितने पेपर पूछे गए हैं रिसेंटली में सब उसी के अनुकूल आपको सेट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। जो पूछा गया है वही, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, वो प्रश्न करेंगे जिसमें कि आपको सफलता दिलाए। ठीक है, तो आप लोग क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी अपडेट्स आता है सबसे पहले वहाँ पे प्रोवाइड आपको करवाया जाता है। समझ में आ गया? चलें सीधे कि हम लोग प्रश्न की तरफ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू के तौर पे है मेरे दोस्त। और ये पैटर्न, ये जो पेपर सेट किए गए हैं आपके, जो रिसेंटली एग्जाम जो चल रहे हैं मेरे दोस्त, विभिन्न एग्जाम जो चल रहे हैं उसके लेवल को देखते हुए सेट कर दिए गए हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये सेशन आप लोग के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। ये सभी प्रयोक्ता के लिए होने वाले हैं मेरे दोस्त, चाहे आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सब प्रयोक्ता के लिए ये आपके काम आने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएंगे। ये सीरीज आप फॉलो किए मेरे दोस्त, आपको मैथ्स में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चलिए सीधे पहले नंबर प्रश्न को शुरुआत करते हैं। ग्रुप डी लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त, रिसेंटली 5/8/26 को, रिसेंटली जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछे गए पेपर है। बोला क्या है, 4 अंकों की एक संख्याएं दिया गया है आप लोग के सामने, 3p 2q, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। न्यूनतम मान खोजा जा रहा है मेरे दोस्त। हमेशा याद रहे, एक एक वर्ड मैथ्स में बहुत कीमती होता है। जो आप उसको नहीं सही ढंग से मैथ्स को पढ़ते हैं या बनाते हैं तो फिर आपको वही प्रश्न आपको आगे जाके दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, इसीलिए जब भी आप पेपर करें मेरे दोस्त, मैथ का पेपर करें, मेरा सबसे फर्स्ट सजेशन आप लोग के लिए ये है कि पूरा पहले आप सवाल पढ़ें, इसके बाद उसमें जज करें, उसके बाद उसमें अप्रोच नियम करें, इसमें क्या लग सकता है। जैसे मान के चलिए ये 4 संख्याएं दिया गया था, 3p 2q। ये बोला जा रहा था 2 और 3 से भी विभाज्य है। यानी कोई भी संख्या मेरे दोस्त यदि 2 से विभाज्य है, यानी कि उस संख्या के इकाई डिजिट पे सम संख्या होनी चाहिए ना। कोई भी संख्या यदि सम संख्या से विभाज्य है मेरे दोस्त, जो जिस संख्या को आप भाग दे रहे हैं उस संख्या के इकाई डिजिट पे सम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आप सम संख्या से भाग दे रहे हैं। बात क्लियर है? तो यानी कि q के जगह पे सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्याएं तो बहुत सारे हैं, 2 4 6 8 0, यानी न्यूनतम सम संख्याएं लेना है हमको। तो न्यूनतम सबसे सम संख्याएं हम 0 रख सकते हैं। बात क्लियर है? Q का मान निकल चुका है मेरे दोस्त। अब हमको P का मान निकालना है। P का मान क्या होगा? तो P का मान निकालने के लिए मेरे पास 3 है ना, ये किस काम आएंगे? तो 3 का विभाजकता का नियम आप लोग पढ़े होंगे मेरे दोस्त। विभाजकता का नियम नहीं पढ़े हैं तो आप लोग विभाजकता का नियम पढ़ लीजिएगा। इससे आपको रिसेंटली अपनी जब ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है भर भर के प्रश्न आ रहे हैं आपके। तो यानी 3 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्याएं पूरी तरह 3 से विभाज्य, यानी कि ये अंकों का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए। यानी 3 2 5, 5 में 0 तो 0 हो जाएंगे। यानी 5 प्लस पी जो मेरे दोस्त 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 से विभाज्य होने के लिए पी का न्यूनतम मान क्या रखना पड़ेगा आपको? तो आप बोल दीजिएगा 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 दूनी 6 हो जाता है। बात क्लियर है? तो आपसे पी क्यू का न्यूनतम मान खोजा जा रहा था, तो पी का मान 1 निकल चुका है, क्यू का 0 निकल चुका है, जोड़ दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस प्रकार बिल्कुल पेपर आपको वहाँ इस अप्रोच के साथ सॉल्व आपको करना। और ये सीरीज मेरे दोस्त आपको ये भी बताएगा पेपर आप किस अप्रोच के साथ कर सकते हैं। इससे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, चाहे वो तृतीयानुपाती हो, मध्यमानुपाती हो, चतुर्थानुपाती हो। तो इस तरह पेपर मेरे दोस्त, इस तरह प्रश्न जो आते हैं, सिंपली 4 आपके रेशियो दिए हुए रहते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास 3 रेशियो दिया गया है, तो ये मेरे दोस्त प्रथमानुपाती हो जाता है। याद रखिएगा, प्रथमानुपाती हो जाता है। यदि ये तीनों मान दिया गया है तो ये आपका द्वितीय अनुपाती हो जाता है। द्वितीय अनुपाती हो जाता है मेरे दोस्त। यदि ये तीनों मान दिया गया है तो ये आपका तृतीय अनुपाती हो जाते हैं। ये आपका चतुर्थानुपाती हो जाता है। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आ गया। यदि बी और सी एक ही संख्याएं दिया गया है, यानी ये भी एक्स हो ये भी एक्स हो, तो ये मध्यमानुपाती का काम करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और बीच में जो ये होते हैं मेरे दोस्त, ये समानुपाती होते हैं, यानी बराबर होते हैं। जैसे आपको बोले ए बेटे बी बराबर सी बेटे डी। बात क्लियर है? यानी ये हमेशा आपके समानुपाती होते हैं। तो चौथा अनुपाती आपसे पूछा जाए, चौथा अनुपाती यानी डी का वैल्यू पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप क्या कीजिएगा? बी सी बेटे ए
BC बेटे ABC को ही गुना हम क्यों किए, क्योंकि मेरे दोस्त BC हमेशा बराबर पे जाएगा क्योंकि ये समानुपाती है। तो यानी चतुर्थानुपाती खोज रहा है तो BC A हम कर देंगे, प्रथमानुपाती खोजेगा तो BC बेटे D कर देंगे, यदि मध्यमानुपाती खोजेगा मेरे दोस्त तो रूट अंडर AC कर देंगे क्योंकि ये दोनों संख्याएं समान होंगे उस वक्त। यदि द्वितीय अनुपाती करते हैं तो ये लास्ट वाले गुणनफल C कर देंगे, है ना। द्वितीय अनुपाती पूछ दे तो आप क्या करेंगे, तो AD है गुना बेटे C कर देंगे। इसी प्रकार आपसे चौथा अनुपाती पूछा जा रहा है तो चौथा अनुपाती ये निकालने के लिए मेरे दोस्त BC अपॉन A करना होगा, यानी ये B दिया होगा, ये C दिया होगा, ये आपका A दिया होगा, यानी हम यहाँ पे 4.8 गुना 7.15 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, और 1.2 से हम भाग कर सकते हैं तो बच्चों 48 डायरेक्ट यहाँ से 4 चलेंगे। बात क्लियर है। अब यहाँ से कीजिएगा तो 15 चौके 60, यानी कुछ भी कीजिएगा मेरे दोस्त इकाही डिजिट पे 0.6 आएगा, यानी 6 जीरो आएगा, तो जीरो तो आप यहाँ से नहीं लेते हैं तो 0.6 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में 0.6 है, 2 नंबर इज राइट आंसर। तो इस तरीका से आपको करना है, कैलकुलेटिव में अपना कीमती समय नहीं खोना है वहाँ, जिस प्रकार आंसर आ जाए उसी प्रकार जल्दी जाके आंसर देके आपको आगे बढ़ना। ठीक है, चलें आगे चलते हैं मेरे दोस्त तीसरे नंबर प्रश्न पे। इस प्रश्न से भी आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, आपके सब जिस एग्जाम में महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त, ये सब लेवल में, चाहे NTPC हो, ग्रेजुएट लेवल हो, SSC CGL हो या आपके ग्रुप डी हो। लेकिन हाँ, रिसेंटली जो पेपर आपके ग्रुप डी चल रहा है उसके आधार पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे दोस्त अभी रेलवे लेटेस्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है और आगे 2-4 साल आते आते यही पैटर्न आपका फॉलो होगा, तो सबसे अच्छा है कि इसी पैटर्न पे आप लोग सवाल करें, जो आगे कोई भी परेशानी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हैं। चले तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितना परिवर्तन होगा, ये आपको बताना होगा। एक व्यक्ति आय का 75% खर्चा होता है, कुछ तो उसके पास आय रहा होगा मेरे दोस्त, कुछ तो आय रहा होगा, कुछ तो कमाते होंगे वो, हम मान लेते हैं 100 रुपया वो कमाए, 100 रुपया कमाए मेरे दोस्त, जिसमें कि वो 75 रुपया खर्चा कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि उसका बचत जो होगा मेरे दोस्त 25 रुपया होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल आराम तरीका से बनाना। मैथ्स को यदि आप बोझ की तरह बनाइएगा, टेंशन की तरह बनाइएगा तो मैथ्स कभी समझ में नहीं आएगा। सिंपली आप सोचिए 100 रुपया आप कमा रहे हैं, 75 रुपया खर्च कर रहे हैं, 25 रुपया आप बचत कर रहे हैं, इतना तो कर पा रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अब आपके जो कमा रहे थे उसमें 20% की वृद्धि हो गया, यानी कि 20% की इसमें वृद्धि हो गया, यानी इसका मूल्य 120 रुपया, आपको आप महीना में 120 रुपया कमा रहे हैं। और जो पहले खर्च करते थे उस खर्च में 10% की वृद्धि हो गया, यानी 75 रुपया आप पहले खर्च करते थे मेरे दोस्त, इसमें 10% की वृद्धि हो गया, यानी कि 75 का 10% यानी 7.5 और 75 7.5 यानी कि 82.5 रुपया की खर्च हो रहा है। बात क्लियर है। यानी पहले 100 रुपये 75 रुपया खर्च कर रहे थे, लेकिन अब जब आप 20% आपका आय बढ़ चुका है तो आप 82.5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से बचत कितना रुपया कर पा रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं बचत कितना रुपया कर पा रहे होंगे, तो आप बोल दीजिएगा 37.5 रुपया बचत कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेरे दो, जो हम कमाते हैं जो खर्च करते हैं उन दोनों को अंतर कीजिएगा तो मेरे पास जो भी बचत है वो बचत निकल के चले आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बोला गया कि इसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, पहले जो बचत करते थे अब जो बचत कर रहे हैं इसके मुकाबले कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे दोस्त, तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि 12.5% का वृद्धि हुआ पुराने बचत के मुकाबले। 12.5% वृद्धि हुआ ना मेरे दोस्त, तो जो पहले बचत करता था उसके कितना परसेंट है, ये पहले 25 बचत करते थे अब 12.5 बचत कर रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 50% ये एक्स्ट्रा बचत कर रहे हैं, तो ये 50% ही राइट आंसर होगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते थे 12.5 बेटे 25 गुना 100, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। हम जानते हैं कि पहले 25 रुपया खर्च करते थे, अब इसका 12.5 रुपया बढ़ गए, यानी हम बोल सकते हैं कि 50% इंक्रीज हो गए इसके बचत में। बात क्लियर। चलें आगे। तो इसका इस प्रकार का सवाल अभी हर एक शिफ्ट में आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, इन प्रकार सवाल आपको देख के जाना है मेरे दोस्त। क्लियर है। चलें आगे चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। सिंप्लीफिकेशन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है मेरे दोस्त मैथ्स में। सिंप्लीफिकेशन हो गई, नंबर सिस्टम हो गई, इससे भर भर के सवाल आपके एग्जाम्स पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन सब आप देख के जाइएगा, और खास करके बोधमास रूल हो गए ये सब आप देख के चलिएगा कि वहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब चलिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसका मान क्या होगा आपको बताना है, यानी कि रूट एक्स का मान क्या होगा बताना है। तो 324 मेरे दोस्त, सबसे पहले ब्रैकेट का काम क्रिया हम करेंगे। तो 324 किसका रूट अंडर है, किसका स्क्वायर है, हम बोल सकते हैं 18 का यदि हम स्क्वायर करते हैं मेरे भाई तो 324 के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1084 किसका है, अब तो यहाँ तो हम पढ़ गए फिर हमें 1084 हम कैसे निकालें, कुछ नहीं है मेरे दोस्त, 1089 को आपको निकालना है ना। तो सबसे लास्ट अंक को देखना है कि यदि इसका हम वर्गमूल करते हैं तो इकाई डिजिट पे क्या आता है, या तो 3 आता या 7 आता, यही आता है ना, दूसरा तो कुछ नहीं आता, या तो 3 आता या 7 आता,
ठीक है, तो 2 अंक हटा दिए तो अब लास्ट आपके 2 अंक बच गए यानी 10। ये जो 10 है किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, यानी आप बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं 10 आपके, इसी के बीच में आएंगे। 3 तिया 9, 4 चौके 16, ठीक है, यानी 3 तिया 9, 9 के बिल्कुल करीब है, 9 के ये बिल्कुल करीब है, यानी पहली संख्या के बिल्कुल करीब है ये, तो पहली संख्या ये इसका मेरे दोस्त राइट हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 33 हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक, तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। बराबर अब 2601 किसका है, ये भी निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। 2601 किसका है, तो कुछ मत मानिए यदि इसका वर्गमूल करते तो लास्ट इकाई डिजिट या तो 1 आता या तो 9 आता, यही दोनों में कोई आता, दूसरा तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 26 जो है 2 अंक हटाइए, 26 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो बोल दीजिएगा 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यानी 5 के स्क्वायर के ठीक साइड में जा रहा है 5, यानी ऊपर वाला, तो ये 51 का स्क्वायर होगा मेरे दोस्त। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और रूट अंडर एक्स, तो इसका रूट अंडर एक्स गुना 51 करके इसका वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। 8 3 11 का एक हाथ में 1 और 3 1 4 1 5 होगा या गुना 35, तो यहाँ से 51 चले गए मेरे दोस्त, रूट एक्स बराबर 35 हो गए। हम जानते हैं कि रूट एक्स को यदि हम हटाना चाहेंगे तो हमको स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर ये रूट गए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे आपके 35 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो 35 का स्क्वायर क्या हम एग्जाम्स में करेंगे मेरे दोस्त, आपको बार बार बताएं, जब भी प्रश्न सॉल्व कीजिए एक नज़र आप ऑप्शंस की तरफ रखिए, जिससे आपका कहानी में बिल्कुल ही ट्विस्ट आ जाएगा, आप ये अपना के रखिएगा। यानी इकाई डिजिट पे कुछ भी आएगा मेरे दोस्त, 35 का स्क्वायर हमको पता नहीं है कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, हमको बिल्कुल पता नहीं है 35 का स्क्वायर, लेकिन हमको इतना पता है कि इकाई डिजिट पे इसके 5 होंगे, और इकाई डिजिट पे एक ही ऑप्शन में 5 था, तो हम इसके साथ ऐसे करके जा सकते हैं, बिल्कुल वहाँ समय आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात। चलें 55 नंबर पर, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर एसी है, जहां डीई क्रमशः भुजाओं एबी और बीसी पर बिंदु है। यदि बीडी 8 सेंटीमीटर, एडी 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल समलंब एडीईसी का क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। हमेशा यहाँ याद रखिएगा, या समय यहाँ पे मेरे दोस्त सवाल पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सी ध्यान देना होता है, इसीलिए बोलते हैं आपको सवाल आपको एक बार पढ़ना है। त्रिभुज बीडीई यानी कि डी जो है बी के साथ मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। आप बनाते हैं मेरे दोस्त, यदि हम ए बी सी इसको माने और डी ई क्योंकि समांतर है, डी ई यदि हम इसको माने मेरे दोस्त, तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएंगे, बी डी ई त्रिभुज कभी नहीं बन पाएंगे, ये एक कोण बन जाएंगे, तो इसीलिए इसका नामकरण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यानी आप इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको सी मानिएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं डी ई ए बी और बी सी पर मध्य बिंदु है, यानी ए बी बी सी पर मध्य बिंदु है, तो हम मान लेते हैं डी ई यहाँ होंगे, ठीक है, डी ई यहाँ होंगे, डी ई यहाँ होंगे, बात क्लियर है, डी ई यहाँ होंगे, जिसमें कि त्रिभुज बी डी ई यानी बी डी ई, त्रिभुज बी डी यानी एक त्रिभुज बन रहा है ना मेरे दोस्त, की एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज पे त्रिभुज बन रहा है ना, हाँ बन रहा है। बी डी दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ए डी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल यानी मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल एक्स होगा, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा अनुपात, ये आप बता सकते हैं क्या होगा अनुपात इसका। तो मेरे दोस्त आप समरूपता त्रिभुज समरूपता के नियम पढ़े होंगे, ये समान त्रिभुज, जैसे मान के चलिए ये बड़ा त्रिभुज है मेरे दोस्त, इसमें छोटा ही तो त्रिभुज हम फिक्स कर दिए ऊपर, तो क्योंकि ये दोनों तो समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है ना, और समरूप त्रिभुज का नियम आपको भी पता होगा मेरे दोस्त। समरूप त्रिभुज हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसका जो मेरे दोस्त ये जो भुजा है, ये जो भुजा है, ये भुजा का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। जैसे त्रिभुज बी डी ई यानी बी डी ई यानी कि इसका स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 64, ए बी का स्क्वायर ए बी यानी ए बी सी बड़ा त्रिभुज यानी 225, 225 है ना, 8 और 7 दोनों मिला के योग कर देंगे तो भुजा 15 हो जाएगा, ठीक है। हमको एरिया चाहिए मेरे दोस्त, हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम छोटा वाला एरिया निकाल लेते हैं, फिर बड़ा वाला एरिया निकाल के छोटा वाला एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास एरिया चले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला एरिया निकालते हैं, क्योंकि छोटा वाला एरिया निकालना आसान है, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करना है, तो हमसे यहाँ पता चल गया कि छोटा वाला एरिया जो होगा मेरे दोस्त ये 64 होगा, बात क्लियर है, छोटा वाला एरिया 64 होगा ना, छोटा वाला एरिया 64 होगा, यानी कि बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा मेरे दोस्त 64 होगा, बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा 64 होगा, 64 से एक ही ऑप्शन से आपसे जा रहे थे तो आप यहाँ पे जा सकते थे, क्लियर है।
ठीक है, समरूपता समरूपता के त्रिभुज समरूपता के नियम पे आधारित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए अब y का हम कैसे निकालें, तो कुछ मत कीजिए, ये सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 निकल चुका है ना, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला में छोटा वाला यदि माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास चले आएगा, यानी 225 में 64 माइनस कीजिएगा तो 61 चले आएगा। तो यही दोनों का तो रेशियो पूछा गया था आपसे, 64:161। क्लियर है बात। तो हमेशा सिर्फ इस सब चीजों में एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है कि समरूपता, कभी भी समरूप त्रिभुज दिया गया हो तो उसका भुजा का जो स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, उसके एरिया के अनुपात के बराबर हो जाएगा। सिर्फ इतना बात आपको याद रखना है। क्लियर है बात। चलें छठे नंबर पे। छठे नंबर पे मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये मेरे दोस्त, बड़ा सिंपल पेपर है, इसमें ये प्रश्न लाने का सबसे मेन उद्देश्य है मेरे दोस्त कि आप एग्जाम्स में कैलकुलेशन में फंसते हैं, आपको कैलकुलेशन में कैसे आप आज़ादी पा सकते हैं, कैलकुलेशन में कैसे आप मेरे दोस्त कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ एग्जाम्स हॉल में कैलकुलेशन में समय जाते हैं और कैलकुलेशन में ही स्टूडेंट कुछ ना कुछ गलती करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त ये सीरीज आपको कैलकुलेशन प्रश्न को कैसे अप्रोच करना है A to Z इस विधि पे ही आपका चलेगा। तो 4493 के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद कुल देय राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। यानी कि 4453 रुपया आप किसी को कर्ज दिए, 5% आपसे सालाना उससे वसूल रहे हैं, 3 साल के बाद आपका कुल देय राशि कितना होगा, यानी कि ये सिंपल में आपको मिश्र धन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। और मिश्र धन जो होता है हम जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है, इतना बात तो हम जानते हैं ना, मिश्र धन जो आता है मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। तो सिंपल हम ये देखेंगे कि इसमें कोई भी चर्चा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, कोई भी चर्चा ना हो मेरे दोस्त, तो हम वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगाते हैं। बात क्लियर है। यानी कि सिंपल तरीका से देखें तो सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं मेरे दोस्त रेट और टाइम का गुणनफल होता है। सिंपली बात याद रखिएगा, फार्मूला हर एक जगह फार्मूला आपको नहीं यूज करना, यानी रेट और टाइम 5% और 3%, यानी 5 दिया 15%, आपका सिंपल इंटरेस्ट 15% निकल चुका है। आपका जो भी मूलधन है उसका 15% यदि आप निकालिएगा मेरे दोस्त तो आपके पास ब्याज निकल के चले आएगा। यानी मूलधन क्या था आपके पास, तो बोल दीजिएगा 4493 रुपया था, इसका 15% निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा आप लोग के सामने, इसका ब्याज निकल जाएगा मेरे दोस्त ब्याज निकल जाएगा। बात क्लियर है, ब्याज निकल जाएगा। और मूलधन को आप हमेशा 100% मानते हैं ना, मूलधन को या कोई भी वस्तु के क्रय मूल्य को आप हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% में 15% आपके ब्याज निकल रहा है, तो मिश्र धन क्या होंगे, तो 115% होंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 115% भी कर सकते थे या 15% निकाल के आप जोड़ भी सकते थे, तो हम डायरेक्ट 115% कर दिए, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होना, क्योंकि ये मिश्र धन है और मूलधन को आप हमेशा 100% मानते हैं। बात क्लियर है, यानी ये जो वस्तु जो हम उधार दिए थे वो 100% में दिए थे। क्लियर है बात। अब इसको गुना करके मेरे दोस्त लिखना है तो क्या कीजिएगा आप, तो अब सिंपली आपको करना है मेरे दोस्त, 5 दिया 15, आप ये देखिए इकाई डिजिट पे एक ही 5 दिया गया और कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया मेरे दोस्त। ये एग्जाम्स में पूछा गया और इसी प्रकार एग्जाम्स में ऑप्शन दिए गए थे आपके, कितने अंक के बाद दशमलव जाएंगे, यहाँ से तो पता चल रहा है 2 अंक के बाद, क्योंकि 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव वापस जाएंगे। हमको ये नहीं पता 10 अंक के बाद भी दशमलव चले जाए, लेकिन इकाई डिजिट पे इकाई अंक पे क्या आएगा, तो यहाँ से सिंपल पता चल रहा है इकाई डिजिट पे 5 आएगा, जो किसी में नहीं है, सिर्फ एक में है। बात क्लियर है। तो इस अप्रोच के साथ मैथ्स को बनाइएगा आप एग्जाम्स में, तो आपका कीमती समय नहीं, कीमती समय आपका बचत होगा, 100% श्योरली हम करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसमें आप कैलकुलेशन करते फिर इसमें ऐड करते फिर जोड़ते, बहुत लेंदी पे चले जाते मेरे दोस्त। क्लियर है बात। चले 7वां नंबर पे SSC GD 29/4/2026 शिफ्ट 2 में पूछा गया मेरे दोस्त प्रश्न है, ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है और रेलवे में भी पूछे जाते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पे उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वो अंकित मूल्य पर 18% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो कभी भी छूट दिया जाता है मेरे दोस्त वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, क्योंकि आप क्रय मूल्य पे यदि छूट देते हैं तो आपको 110% लॉस हमेशा होगा। तो यानी क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित कर रहा है, यानी इसके पास कुछ क्रय मूल्य भी रहा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस भी रहा होगा, तो हम मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा। क्यों हम 100 माने, क्योंकि 100 के रीजन में कंपेयर करना बहुत आसान होता है। बात क्लियर है। तो अब बोला जा रहा है 40% अधिक इसका अंकित कर दिया, यानी मार्क प्राइस कितना किया मेरे दोस्त, तो 40% अधिक किया, तो हम बोल सकते हैं कि 100 वस्तु को 140 रुपया दाम हम फिक्स कर दिया। यहाँ तक समझ चुके हैं। अब ये बहादुर क्या किए कि अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट दे दिया, 18% और 5% का, 2 क्रमिक छूट दिए, पहले 18% दिए फिर 5%। तो हम एक काम करते हैं कि ये दोनों क्रमिक छूट को हम एकल छूट में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 2 क्रमिक छूट को एकल छूट में आप परिवर्तित करने के लिए कौन से फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि ये सक्सेसिव वाले फार्मूले यूज करते हैं मेरे दोस्त, यानी a + b - ab / 100, यही करते हैं ना। तो हम इसको करते हैं इस प्रक्रिया द्वारा, तो 18 × 5 = 23 - 18 × 5 = 9, यानी कि 0.9 चले जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेंगे 0.1 बचेंगे ना यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे 2.2 हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएंगे आपके छूट, यानी अंकित मूल्य पे 22.1% का आपको छूट देना है, क्योंकि दोनों को हम एकल छूट में निकाल लिया है। ठीक है, यानी हम एक तरीका से ये भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि 77.9% उस वस्तु को बेचना है, 77.9%, यानी अंकित मूल्य जो भी आपका है इसका यदि 77.9% पे वस्तु को बेचिएगा तो ये आपका सेल प्राइस निकल जाएगा, यानी ये आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या मैं ये सच बोल रहा हूँ? जी हाँ बोल रहा हूँ। तो 140 का 77.9% क्या हो जाएगा? बड़ा कैलकुलेटिव है मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं है। 140 का 77.9% यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1000 होगा, क्योंकि परसेंटेज होगा ये 1000 हो जाएगा। बात क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मिल रहा है, यानी ये दोनों तो नहीं मिल रहे हैं, यानी सिंगल डिजिट मिल रहे हैं। डबल डिजिट पे खेला हो सकता है, डबल डिजिट पे खेला हो सकता है। तो डबल डिजिट पे खेला करते हैं। 14 नमा 126 यानी 12 हो गए, और 64 98, और 98 12 कीजिएगा मेरे दोस्त, पता नहीं कुछ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इकाही 2 डिजिट कोई भी संख्या आए, इकाही 2 डिजिट 06 आएगा। तो 06 इकाही 2 डिजिट एक ही ऑप्शन में था, हम इसमें जा सकते थे। ये 7 वाले तो नहीं हो सकते, 7 वाले नहीं हो सकते, ये आपके हो सकते हैं, यानी 4 इंच राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ गए हैं? तो कैलकुलेटिव में नहीं रहना है, जोड़ घटा में आपको समय लॉस नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, और यहाँ से डायरेक्ट यदि आप कीजिएगा मेरे दोस्त तो कहीं ना कहीं आपका समय वहाँ बचत होगा। क्लियर है बात? चलें आगे चलते हैं। 8वां नंबर, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। 8वां नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु के ठोस घन को पिघलाया जाता है, उसे एक घनाभ बनाया जाता है जिसमें लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? आपके पास एक घन था मेरे दोस्त, हम जानते हैं घन जो होते हैं इसके सब भुजा बराबर होते हैं, सब भुजा बराबर होते हैं, सब भुजा, यानी कि ये भुजा दिया गया था 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या किए, घन को आप पिघला दिए, पिघला के एक घनाभ बनाए, इस प्रकार एक घनाभ बनाया। घनाभ बने, क्योंकि घनाभ, वो घन और घनाभ में अंतर है, ये होते हैं मेरे दोस्तों, घन में सब भुजा तो समान होते हैं, लेकिन घनाभ में सब असमान होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। यानी घनाभ जो बनाया गया तो इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया गया, ये 9 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दिया गया मेरे दोस्त, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपसे बोला गया है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो जब भी कोई चीज को पिघला के दूसरे चीज में आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमेशा इसका आयतन बराबर होता है, ये आप बार बार पढ़े। नहीं पढ़े हैं तो आप एक बात याद रखिए, चाहे वो कोई चीज में, चाहे वो बेलन को गोले में कन्वर्ट करे, या वो शंकु को आप घन में कन्वर्ट किए, चाहे वो घन को बेलन में, कहीं भी कन्वर्ट यदि आप कर रहे हैं, पिघला के बना रहे हैं, काट छांट के बना रहे हैं, आयतन हमेशा बराबर होगा, यानी इसका वैल्यूम हमेशा बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या हो जाता है? घन का आयतन ए क्यूब। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? आप जानते हैं एल गुना बी गुना एच कर देते हैं। क्या ये दोनों बराबर आनी चाहिए? 100% आना चाहिए यार, क्योंकि इसी से चीज बन के गया है ना, कोई एक्स्ट्रा अलग से थोड़ी चीज डाल रहे हैं, हम इसी को पिघला के बना रहे हैं। तो यानी एक क्यूब भुजा क्या था? एक क्यूब 6, 6 का क्यूब 216, लंबाई दिया गया था, चौड़ाई दिया गया था मेरे दोस्त, ऊंचाई हमको चाहिए 9 चौके 36, हम जानते हैं 36 छके 216 होता है, तो हाइट इसका 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। 2 नंबर इज राइट आंसर। बात क्लियर है? ठीक है, तो कभी भी चेंजेस करना है तो आयतन को बराबर करना है, आप साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न मेरे दोस्त ये त्रिकोणमिति के प्रश्न है, और ये पूछे गए प्रश्न बिल्कुल रिसेंटली पेपर में ये पूछे गए हैं, जो आपके चल रहे हैं एग्जाम्स, इसमें पूछे गए हैं। क्या बोले जा रहे थे? सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 13 है। ये एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से नीचे कोण है, चाहे वो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति के सवाल में आधा से 80% चांस है कि आपके फार्मूला बेस से समान होता है या वैल्यू पुट होते हैं। इसमें वैल्यू पुट आपके पॉसिबल नहीं है, तो फार्मूला यूज होंगे इसमें। अब कौन फार्मूला इसमें यूज होंगे मेरे दोस्त? तो हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर tan स्क्वायर ए, यानी थीटा नहीं दिया गया मेरे दोस्त, थीटा का वैल्यू यहाँ ए के बराबर है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? तो हम जानते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 13 आ जाएगा। इन दोनों को योग कीजिएगा मेरे दोस्त, चाहे आप जिस विधि कीजिए, तो इसका आपका 2 + tan स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे ना। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे? 11 के बराबर आ जाएगा। तो यही तो पूछा गया आपसे ना, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? 11 के बराबर आ जाएगा। राइट नंबर ऑप्शन नंबर ए।
तो हमेशा आपको त्रिकोणमिति में एक दो फार्मूले होते हैं, एक क्या होते हैं, लाल विटेकर का, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है मेरे। तो वैल्यू पिट इस मेथड से आपका काम कर जाएगा। कुछ सवाल जैसे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सब फार्मूले यदि आप याद रख लिए और टेबल याद रख लिए कि साइन 90 का मान ये मान क्या है, तो आपके 80% सवाल सॉल्व हो जाएंगे, खास करके रेलवे से एग्जाम से या उससे जो भी लेवल के एग्जाम्स होते हैं। बात क्लियर है? चलें आगे, चलते हैं 10वां नंबर पेपर की तरफ। ये भी सिम्प्लीफिकेशन से सवाल है। कोई भी एग्जाम्स में मेरे दोस्त, कोई भी एग्जाम्स में, तो आपके यदि एग्जाम्स में आ रहे हैं तो सिम्प्लीफिकेशन से आपको 2 से 3 नंबर हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यही आपके ग्रुप डी रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी 2-3 नंबर पूछे जा रहा है। ठीक है, तो सिम्प्लीफिकेशन को बड़ा गौर करके आप देखिएगा। सिम्प्लीफिकेशन से करने से पहले मेरे दोस्त आपको बोधमास का नियम याद रहना चाहिए। कभी भी ब्रैकेट आ जाए, बाहर आ जाए छोटी ब्रैकेट, तो आपको बोधमास का नियम फॉलो करना होगा। बोधमास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर आपके बाद ऑफ यानी स्क्वायर क्यूब घन जो भी हो, इसके बाद भाग का, फिर गुना प्लस जोड़ फिर घटा का काम करना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट में भी कौन ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट का। छोटी ब्रैकेट तो इसको तो करने कर सकते हैं, इसमें समझ रहे हैं, ये सिंगल ही है, इसको सिंगल ही रहने दीजिए। इसको यदि करते हैं मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 गुना मैले ब्रैकेट, फिर आपके बड़ी ब्रैकेट आ जाएंगे। ठीक है, 5/8, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। जी हाँ, 1/4, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 चौक 20 8, 28/32 आ जाएंगे ना मेरे दोस्त। ठीक है, गुना 4/5 आ जाएंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। 100 गुना 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 7/10 हो जाएंगे। चाहिए होंगे ना, 7/10 हो जाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस 70 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल ही आसान प्रश्न थे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए था। देखिए, अब ग्रुप डी में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न आपके जो है ना, प्रश्न आपके रिपीटेड कर रहे हैं। जो आपके सीजीएल में प्रश्न पूछे गए थे रिसेंटली, जो सीजीएल में पूछे गए थे, बिल्कुल 1-2 प्रश्न इसी के बेसिस पे रेलवे ला रहे हैं और हर एक प्रश्न वहां से ये कॉपी करते हैं आपके। ठीक है, तो रेलवे में ये एसएससी सीजीएल में मेरे दोस्त, ये आपके मेंस में पूछे गए पेपर 2026 में है। तो हालांकि अभी तक तो रेलवे में आपके एज एवरेज से बहुत सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से सवाल उठाकर कहाँ पर रखते हैं। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर होना पहले बहुत जरूरी है। इन प्रश्नों को करते हैं मेरे दोस्त। किराने, क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, किराने के सामान पर 5 परिवारों के साप्ताहिक व्यय डॉलर में दिया गया। डॉलर इसको काट दीजिएगा मेरे दोस्त, रुपया में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, रुपया में दिया गया। परिवार ए 250 रुपया खर्च करते हैं। साप्ताहिक व्यय मतलब सप्ताह में जो खर्चा करते हैं। परिवार ए 250 रुपया खर्च करते हैं, बी 400 रुपया खर्च करते हैं, परिवार सी 350 रुपया खर्च करते हैं, और डी 500 रुपया खर्च करते हैं, और परिवार यानी 5 परिवार है, 5वां परिवार 300 रुपया खर्च करते हैं। तो सबसे पहले पे आपको बताना है कि औसत व्यय टोटल का कितना होगा। दूसरे पे बताना औसत से अधिक खर्च करने वाला परिवार कितना है, और तीसरा नंबर पे बताना है कि सबसे ज़्यादा खर्च और सबसे कम खर्च करने वाले के बीच का अंतर क्या है। इन दोनों में सबसे आसान हमको 3 नंबर निकालने में लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला, सबसे कम खर्च करना। सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला इसमें से कौन मिल रहा है, यानी कि 500 रुपया सबसे ज़्यादा खर्च है। सबसे कम खर्च तो बोल दीजिएगा 250 रुपया सबसे कम खर्च कर रहे हैं। तो यानी ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा और सबसे कम खर्च करने वाला का अंतर 250 हो जाएगा, यानी 250 आपके अंतर आनी चाहिए। 250 अंतर ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं ना, 250 ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक। अब हमको ये दोनों में से एक चीज हमको निकालना होगा मेरा दोस्त, औसत। औसत आपका व्यय निकालना होगा, औसत व्यय आपका निकालना होगा। तो औसत व्यय क्या निकालते हैं, तो टोटल कितना खर्चा किए सबको जोड़िए और जितने परिवार है उससे आप भाग दीजिए, वहीं पे औसत व्यय निकल चले आएगा आपका। तो क्या व्यय निकलेगा, 300, 500, 800, 8 4 1200, और 1200, 350, 250, 600, 12 6 1800। टोटल 1800 रुपया खर्चा कर रहे हैं 5 परिवार के द्वारा। 1800 रुपया खर्च हो रहा है ना 5 परिवार के द्वारा, तो इसका औसत व्यय क्या हो जाएगा, 5 या 15, 5 6 30, यानी 360 रुपया खर्च हो जाएंगे व्यय, औसत व्यय। तो औसत व्यय 360 रुपया सही है। 350 ये भी नहीं होंगे, 360 ये भी सही, यहाँ तक तो हो सकते हैं मेरे दोस्त, हो सकते हैं ना। तो आपको अब तीसरा नंबर देखना, यानी ये बात पता चल रहा है तीनों वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू आपको देगा, तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो औसत खर्च से खर्च करने वाला परिवार कौन ज्यादा है, औसत यानी कि 360 रुपया से ज्यादा व्यय कौन कर रहा है आपके, एक 400 रुपया कर रहे हैं, यानी बी और डी। बी डी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो बी डी, ए डी तो नहीं हो सकते हैं, बी डी कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए इज राइट आंसर। बात क्लियर है? चले, यदि यहाँ पे आपके अंतर कुछ और समान दिए रहते ऑप्शन में, तो डायरेक्ट पहले नंबर पे भी ऑप्शन पे आप कर सकते थे, लेकिन नहीं दिए गए हैं तो कोई बात नहीं है, वहां से कर सकते थे। तो इन याद रखिएगा, हो सकता है आपके सवालों में रिपीट किया जाए।
चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ मेरे दोस्त। 12 नंबर प्रश्न आपके मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो चाहे कोई चीज़ का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कहीं चीज़ का हो, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ये सवाल आपके रिसेंटली ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका से इन सवालों को करते हैं, कोई टेंशन लेने की बात इसमें नहीं है। क्या बोला जा रहा है? पटना एक्सप्रेस दिल्ली से निकलती है, 10 बजे निकलती है और 7 बजे पटना पहुंचती है। यानी मेरे दोस्त मान लिए 2 स्टेशन था, ये दिल्ली और पटना को मान लिए। ठीक है, पटना एक्सप्रेस, क्या हम पी एक्स को लिखते हैं, समझ जाइएगा आप। जी हाँ, पटना एक्सप्रेस दिल्ली से 10 AM पे यानी 10 बजे निकलता है मेरे दोस्त, और ये पटना जंक्शन पे 7 बजे पहुंचता है। तो यहाँ से जाने में इसको कितना, जाने में मेरे दोस्त कितना घंटे का समय लगा होगा? तो आप बोल दीजिएगा 10 बजे सवेरे गए और 7 बजे पहुंचे, यानी कि 12 में 7 जोड़िएगा तो 19 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 घंटे। यानी जाने में इसको 9 घंटे लगे थे। यहाँ तक क्लियर है? इसी वक्त दूसरा ट्रेन दिल्ली एक्सप्रेस पटना से 2 PM पे चलती है। इसी वक्त दूसरा ट्रेन यानी कि दिल्ली एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस आप समझ जाइएगा। ठीक है, दिल्ली एक्सप्रेस 2 PM पे चलते हैं, यहाँ से 2 PM पे चलते हैं मेरे दोस्त, और 1 AM पे पहुंचते हैं। यदि ये 2 AM पे पहुंचते हैं तो पक्का ये आपके 12 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे कम समय में पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब 11 घंटे में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। आप जानते हैं कि कभी यदि दूरी समान दिया गया हो, दूरी यदि समान दिया गया हो, 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, तो आप हमेशा जानते हैं चाल को जोड़ के डिस्टेंस को यदि भाग देते हैं तो कितना समय में वो मिलेगा, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस क्या मान लें? आप मान सकते हैं डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को 99 किलोमीटर मान लिए, यानी 9 घंटे और 11 घंटे का हम एलसीएम ले लिए, यानी 99 किलोमीटर हम मान लिए। तो यदि 99 किलोमीटर 9 घंटे में तय कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पटना एक्सप्रेस जो है ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा होगा। वहीं दिल्ली एक्सप्रेस जो है मेरे दोस्त, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक्सप्रेस कर रहा होगा। बात क्लियर? इतना कर रहा होगा ना, इतना गति से जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आपके दूसरी ट्रेन यानी दिल्ली से 2 बजे निकले थे, 2 बजे ही निकले थे ना, दोनों को सेम डायरेक्शन में निकलना चाहिए। लेकिन आपके पटना एक्सप्रेस जो है ये पहले निकल चुके हैं, ये 10 बजे सवेरे ही निकल चुके हैं। बात क्लियर है? लेकिन ये 2 बजे शाम में निकले हैं, 2 PM पे निकले हैं ये, तो दोनों को एक साथ निकलना चाहिए। तो हम देख लेते हैं पटना एक्सप्रेस कितना घंटा पहले निकल चुका है। तो यानी यहाँ से देखें मेरे दोस्त, तो 4 घंटा ये पहले निकल चुका है पटना एक्सप्रेस। तो 4 घंटे में पटना एक्सप्रेस कितना दूरी तय किया होगा? यानी जब इतने चाल से जा रहा होगा मेरे दोस्त, तो 4 घंटे में 44 किलोमीटर दूरी तय किया होगा पटना एक्सप्रेस। यहाँ तक समझ गए आप? क्या यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है, यानी यहाँ से पता चल गया मेरे दोस्तों कि 44 किलोमीटर ऑलरेडी तय कर चुका था। तो यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा इसमें आपको 44 किलोमीटर माइनस करना होगा, यानी टोटल डिस्टेंस आपको जो बचेंगे 55 किलोमीटर बचेंगे। तो बस 55 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे ही दोनों एक साथ चलेंगे। तो दोनों अपोजिट यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो चाल जुड़ जाता है, यानी 11 9 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके समय निकल गए, कुछ भी दिक्कत नहीं था मेरे दोस्त। तो यहाँ से यदि मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 60 से गुना करना होगा, तो 20 तिया 60, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, यानी कि 165 मिनट का आपको समय लग रहा है। 165 मिनट का बात करें तो 11 यानी कि 2 घंटे 45 मिनट का। ठीक है, तो यानी 2 बजे आप स्टार्ट किए थे, यहाँ सबसे लास्ट समय में कब जाए थे आप? 2 बजे गए थे ना मेरे दोस्त, 2 PM पे। इसमें 2 घंटे 45 मिनट में आपको जाने में समय लगा, यानी 4 घंटे 45 मिनट इज राइट आंसर होगा। 4 घंटे 45 मिनट PM, ए नंबर इज ऑप्शन। क्लियर है बात? आपको समझाने के लिए इतना हम किया, इतना आपको नहीं लेना है। हम पता चल गए कि पटना एक्सप्रेस जा रहा था, इतना आ रहा था, दोनों इतना घंटे में जाने, इसको 9 घंटे समय लग रहा था, इसको 11 घंटे का समय लग रहा था। कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, बिना डिस्टेंस का तय नहीं कर सकता, तो हम इसका एलसीएम ले लिया, यानी कि 99 किलोमीटर हम मान लिए चल दिया। लेकिन दोनों को साथ चलना चाहिए, यदि मिलाना है हमको तो दोनों को साथ चलना चाहिए। लेकिन पता चला पटना एक्सप्रेस 4 घंटा पहले निकल चुके हैं, तो हम देख लेते हैं 4 घंटा में कितने किलोमीटर वो चले होंगे, यानी टोटल डिस्टेंस में यदि हम माइनस कर देंगे तो आपके जो भी डिस्टेंस निकलेंगे दोनों साथ चल के वहाँ जाकर बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर चले जाएगा। इस मेथड से आप बनाइएगा एग्जाम को, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, समझ के बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर पे। ये अभी आपके ग्रुप डी में फेवरेट प्रश्न बन गए मेरे दोस्त। हर एक शिफ्ट में आपके प्रश्न आ रहे हैं। डिस्काउंट से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें बताया कौन डिस्काउंट। ये नहीं बोला जा रहा था कितने % डिस्काउंट एक को चाहिए, नहीं, कंपेयर करना बोल रहा, कौन सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा, कौन कम डिस्काउंट दे रहा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि ये एक दुकानदार अंकित मूल्य खिलौने पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है। एक दुकानदार है प्रदान करता है कि किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने पे 2 क्रमिक छूट दिया जाता है।
किसी भी संख्या में खरीदे गए 3 क्रमिक छूट दिया जाता है, और किसी भी संख्या में खरीदे गए फिर 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। और चौथे नंबर पे बोला गया है कि 9 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ। तो दिए गए स्कीमों में से कौन से स्कीम सबसे कम लाभप्रदायक है, यानी किसके लिए, दुकानदार के लिए या ग्राहक के लिए, ये तो स्पष्ट नहीं किए हैं। पहले निकाल लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा छूट देगा। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, 2 क्रमिक छूट को आप एकल छूट में जैसे 36% 35% और 4% 2 बार दिया, हम चाहते हैं 1 बार दे, दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या करते हैं, तो क्रमिक छूट निकालने के लिए आपको बोले ना इस फार्मूला पे यूज करते हैं। आप सिंपली इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा 39, माइनस कीजिए, गुणनफल क्या हो जाएंगे 140 यानी 1.4 माइनस हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएंगे 0.6, 8 में 7 हो जाएंगे, क्या 37.6% होंगे। तो जी हाँ, यानी पहला छूट इसका 37.6% निकला। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब क्या करें, ये कर्मिक डिस्काउंट, ये ट्रिपल डिस्काउंट को लेना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे आप, इसको इसका भी फार्मूला है, चाहे तो आप फार्मूले पे भी बैठा सकते हैं, लेकिन वहाँ से लेने जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले 46% और 50% का कर्मिक छूट निकाल लेते हैं। जो भी निकलेगा एक वैल्यू निकलेगा, फिर उस एक वैल्यू और 45% का कर्मिक छूट निकाल लेंगे, तो तीनों का कर्मिक छूट आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालते हैं मेरे भाई। कितना हो जाएगा 6 यानी 96, माइनस करना होगा इस सूत्र के अनुसार, दोनों को गुणनफल करेंगे कितना हो जाएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। तो ये क्या होंगे मेरे दोस्त 3 और ये 7, 73% होंगे ना, 73%। तो 73%, अब फिर हमको 45% निकालना होगा। 73% और 45% निकालना होगा ना मेरे दोस्त। 73 और 45 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 7 4 11, 118% निकल गए। अब 118 में हमको माइनस करना होगा। तो ये देख सकते हैं इस गुणनफल के रूप में काफ़ी है, तो इसको अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, क्योंकि हमको कंपेयर करना, हमको एक्चुअली डाटा नहीं चाहिए। इसको हम 70 मान लेते हैं कम, इसको हम 50 मान लेते हैं, 7 बजे 35 यानी 35 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और 8 से 11 यानी 83% होंगे, यानी इससे थोड़ा सा वैल्यू ऊपर आपका होगा। बात क्लियर है, यानी इन 3 कर्मिक छूट टोटल निकल चुका है 83%। अब सी नंबर पे चलते हैं। सी नंबर पे 2 कर्मिक छूट दिया है, एकल छूट में इसको भी बदलना है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएंगे 40 3 70 और 4 3 12 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 8 और 58%, यही होंगे ना, ठीक है। चौथा नंबर पे डिस्काउंट क्या हो जाएंगे, यानी 9 खरीद रहे हैं 2 छूट पा रहे हैं, 2 मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त कितने में मिल रहा है, मुफ्त क्या को मिल रहा है 2 को मिल रहा है, लेकिन टोटल आपके पास सामान कितने को आया, तो 9 2 11 आया 100 में। बात यहाँ तक क्लियर है। तो इसका कितना लगभग हो जाएगा मेरे दोस्त 11 11 हो जाएंगे ना, 11 8 88, लगभग 18% हम पकड़ते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 18% लगभग हम पकड़ लेते हैं। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे कम लाभप्रदायक क्या होगा। तो इसमें ये डाटा नहीं दिया गया था दुकानदार था या आपके ये थे ग्राहक थे, ठीक है। तो यदि ग्राहक के लिए पूछा आपसे, यदि ग्राहक के लिए मेरे दोस्त पूछ ले आपसे, ग्राहक के लिए सबसे कम लाभप्रदायक, ग्राहक के लिए सबसे कम लाभप्रदायक कौन से होंगे, तो ग्राहक के लिए सबसे कम बेनिफिट कौन सा है, सबसे कम लाभ कहाँ होंगे, जहाँ कम डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है, यानी 18%, यानी बोल देंगे डी। बात क्लियर है, बोल देंगे डी। यदि आपसे बोले दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए कौन से सबसे कम लाभप्रदायक है दुकानदार के लिए, तो ये बी नंबर है 83, क्योंकि 83% ज़्यादा दे रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 83%, क्योंकि दुकानदार यदि जितना ज़्यादा छूट आपको दुकानदार देंगे उसका प्रॉफिट उतना कम होगा, बात समझे। और ग्राहक जो खरीदने गया है वो जितना परसेंट दुकानदार ज़्यादा छूट देंगे ग्राहक के लिए उतना बेनिफिट होंगे, और कम छूट देंगे ग्राहक के लिए उतना नुकसानदायक होंगे। तो यहाँ से आपको साफ पता चल गया है। यदि ग्राहक के लिए बोले कम लाभप्रदायक कौन सी होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और दुकानदार के लिए पूछे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अनुसार मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके नहीं दिए गए हैं एक्चुअली डाटा। बात क्लियर है, तो इस प्रकार अप्रोक्सीमेशन से वहाँ आपको सवाल को बनाना। चलें आगे, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल ही मजेदार प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके रिसेंटली पेपर में पूछे जा रहे हैं भर भर के। केंद्र ए वाले एक वृत्त में 18 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो व्यास की लंबाई क्या कीजिए। जीवा क्या होते हैं, तो मेरे दोस्त कोई भी वृत्त है आपके, वृत्त के एक परिधि से दूसरी परिधि के मिलाने वाली दूरी को हम जीवा कहा जाता है। तो ये जीवा कहीं भी हो सकते हैं, जीवा ब्याज भी हो सकते हैं, ब्याज से छोटी भी हो सकते हैं, ब्याज से बड़ी तो नहीं हो सकते हैं। यानी कि जीवा जो है, जीवा की सबसे मैक्सिमम लंबाई जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो वृत्त के ब्याज होंगे आपके। यानी कि जीवा कहीं भी जा सकते हैं, दो परिधि के बीच में जीवा कहीं भी जा सकते हैं, आप समझ गए यहाँ तक। यानी जीवा अब खेला खत्म है, जीवा किसको बोलता है, कहानी खत्म है। यानी ए वाले एक वृत्त में 18 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी ये वृत्त है, इसके सेंटर होंगे कहीं, सेंटर होंगे ना कहीं। अब एक जीवा है, तो मान लेते हैं जीवा, दो परिधि को मिलाने वाले को हम जीवा कहते हैं, ये जीवा है, सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, यही सेंटर है ना, सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये हम बोल दिया ये 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ब्याज की लंबाई क्या होगा ये आपको बताना है। जब जीवा की लंबाई 18 दिया गया है, जब जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया गया है मेरे दोस्तों, हम बोल सकते हैं ये भी 9 होंगे, ये भी 9 होंगे, होंगे ना, ये भी 9 होंगे, वो भी 9 होंगे। तो आपको ब्याज चाहिए, तो ब्याज जानने से पहले हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से परिधि के बीच कुछ भी, इधर भी, इधर भी, तो इधर भी हो सकते हैं,
इधर भी हो सकते हैं ना, तो ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा मेरे दोस्त, त्रिज्या हो जाएगा। तो इस एक प्रकार से यहाँ आपको पता चल रहा है ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा होगा, जहाँ की ये 12 लंब होंगे, 9 आधार होंगे और 8 आपके कर्ण होंगे। तो कर्ण आप कैसे निकालते हैं, यदि लंब और आधार दिया गया तो चाहे तो आप ट्रिपलेट द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि 9 और 12 और 15 का मेरे दोस्त ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यदि आप ट्रिपलेट से नहीं निकालते हैं तो आपको कर्ण का स्क्वायर करना है और लंब का स्क्वायर आधार स्क्वायर के प्लस कर देना है, यानी कि 44 और प्लस 81 कितना हो जाएंगे, ये 225 हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कर्ण का जो हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि त्रिज्या होंगे आपके पास, त्रिज्या 15 होंगे। बात क्लियर है। जब त्रिज्या 15 होंगे तो ब्याज कितना होंगे, तो हम जानते हैं त्रिज्या का दुगुना ब्याज होता है, त्रिज्या का दुगुना ब्याज होता है, यानी ब्याज जो हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर है, समझ गए हैं। तो इस प्रकार समझ के पेपर को बनाना है, रटना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको समझ के बनाना है। चलते हैं मेरे दोस्त 15 नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे में सब एग्जाम से आपके जो भी प्रश्न सेट किए जाते हैं, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मेरे दोस्त, कोई भी प्रश्न कर लिए आप, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। क्या बोला गया है इसमें, सावधानी पूर्वक बनाएंगे इस सवाल को। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है। यानी इतना बात चला गया कि 3 गुण खेला हो रहा है, एक्स वाई जेड में खेला हो रहा है। यानी कंपेयर आपको कहां से कर रहा है, यानी कि y को z से अधिक है, तो हमेशा आपको z को 100 मानना है। क्यों मानना है z को 100, क्योंकि मेरे दोस्त 100 के रीजन में कंपेयर करना आसान होता है। जैसे आपको बोल दे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, आपको इसको 50% प्रॉफिट पे बेचना, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 150 रुपये। 20% हानि पे बेचना तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 80 रुपये। यदि 125% प्रॉफिट पे बेचना तो डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा 225 रुपये, क्योंकि 100 के अनुसार कंपेयर करना आसान होता है, इसीलिए कैलकुलेशन करना आसान होता है। इसी प्रकार हम सीधे 100 रुपया मानते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ से जेड यदि 100 मान लिए मेरे दोस्त, तो वाई की आई जेड से 40% अधिक है, तो यानी कि वाई 40% अधिक है, तो 140 होंगे। क्लियर है। और x की आई y से 60% अधिक है, यानी x की आई y से 60% अधिक है, तो 140 का 60% कितना हो जाएंगे, यानी 84, 84 इसमें ऐड होगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएंगे 224 हो जाएंगे ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x की आई z की आई से कितने अधिक हैं, यानी x की आई जेड की आई से कितने अधिक हैं, तो सिंपल एक्स जेड की आई आप 100 मानिए और एक्स की आई 224 मानिए, तो आप जान सकते हैं कि 124% एक्स्ट्रा है मेरे दोस्त। तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे 124%। बात क्लियर है, समझ चुके हैं। तो हमेशा इसमें आपको सबसे लास्ट वाले जो होते हैं उसमें 100 मानना होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो सबसे ज्यादा आपके सवाल अभी रिसेंटली ग्रुप डी जो चल रहे हैं मेरे दोस्त इस पेपर में पूछे गए थे। खास करके आपके ये डिस्काउंट वाले 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक नहीं पूछा जा रहा था। अप्रोक्सीमेशन द्वारा इन सवालों को आप बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। ये भी पेपर पूछा जा रहा था, ये 12 नंबर, इसको ध्यानपूर्वक आप सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज का पेपर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैथ्स में कहीं ज्यादा आपके डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, 2-4 प्रश्न डिफिकल्ट पूछते हैं, बाकी बात इसी तरह पूछते हैं और इसी में स्टूडेंट फंस जाते हैं, समय ज्यादा ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, पसंद लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग न्यू है चैनल पे मेरे दोस्त, चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी तरह वीकली अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। मजा आ जाएगा, मैथ्स में कहीं भी परेशानी नहीं हो जाएगा। धन्यवाद मेरे दोस्त, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।